हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक नेम्ड एज फ्री फॉल। जैसा हमने बोला था विल चेंज द सराउंडिंग, तो मैं आ गया हूँ नेचर के पास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्री फॉल। अब अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया तो इस पे मुझे बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है। आई कैन से इस पे सबसे बड़ा फोर्स ग्रेविटेशनल लग रहा है, सो दैट द बॉडी इज पुलिंग टूवर्ड द अर्थ, because of which the body is pulling towards the earth. बट मैंने क्या किया, इसे अपोज किया इन द अपर डायरेक्शन, इसके लिए वो रुका हुआ है। बट इफ मैं इस बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दूंगा तो क्या होगा, बॉल नीचे चला जाएगा, बॉल राइट में जाएगा, या फिर बॉल लेफ्ट में चला जाएगा, या बॉल ऐसे ऐसे कुछ एंगल बना के चला जाएगा? नहीं ना, इट विल गो डायरेक्टली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो आई कैन से जब मैंने इस बॉल को ऐसे लीव किया तो इस पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा था? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू विच, अगर इस पे मैं बोलूँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ड्यू टू द अर्थ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। हेंस वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन का मतलब, अरे वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब वेलोसिटी में चेंज आया मतलब मैंने कुछ बॉल को वेलोसिटी दिया क्या? मैंने कुछ ऐसे थ्रो किया क्या इसको? नहीं ना, मैंने सिर्फ इसको ऐसे लीव किया और वो नीचे चला गया। हेंस आई कैन से व्हेन आई लीव दिस बॉल हैव अ वेलोसिटी, आई कैन से दैट वेलोसिटी इज जीरो। मतलब जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो इस पे मैंने कोई वेलोसिटी दिया क्या? नहीं ना। बट जैसे वो नीचे पहुंचता है, जैसे ही वो नीचे रीच करता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब इतने डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी सेम रहेगी। इफ अज्यूम मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया, अब मैं यहां से नहीं, मैं बिल्डिंग के टेरेस से ड्रॉप कर रहा हूं इस बॉल को, देन इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, है ना। मतलब मेरा फ्रेंड नीचे खड़ा, मैंने ऐसे बॉल मारा तो उसको नहीं लगेगा, बट अगर मैं 10 फ्लोर से इस बॉल को ड्रॉप करूंगा तो ज़रूर वो हॉस्पिटल जाएगा। देयरफॉर आई कैन से जब बॉडी पे फोर्स लगा एंड इट जनरेट्स एन एक्सेलरेशन इन दैट ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अब वेलोसिटी क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। विथ व्हाट एक्सेलरेशन? आई कैन से दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे जिसको हम जी बोलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसका वैल्यू है जी, मतलब इस बॉल पे कितना ग्रेविटी, कितना एक्सेलरेशन लगेगा? दैट इज 9.8। हेंस आई कैन से अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। मतलब मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया होता तो मैं इसे फ्री फॉल नहीं बोल सकता। फ्री फॉल कब बोलूँगा? जब मैंने इसको ऐसे लीव किया और इस पर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट हुई, मैंने इसको खुद का स्पीड नहीं दिया, खुद का वेलोसिटी नहीं दिया, खुद का एक्सेलरेशन नहीं दिया, तभी मैं इसे क्या बोल सकता हूँ? फ्री फॉल। अरे सर शॉर्ट में बताओ कि समझे कैसे। तो फ्री फॉल आया तो सिंपल टर्म्स में याद रखने का, दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है ना, इसको हम इनिशियल बोलते हैं, दैट विल बी जीरो। सो सर सिंपल वे में कैसे याद रखने का? दैट अगर ये बॉडी है और इस पे मैंने अगर कुछ वेलोसिटी नहीं लगाया, कुछ मैंने अपना एक्सेलरेशन नहीं दिया इसको, तो मैं बोलूँ इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। कंसिडर इट्स इनिशियल वेलोसिटी एज जीरो। अब इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट यू से करते हैं, हेंस यू मस्ट बी जीरो। एंड एक्सेलरेशन क्या लगेगा इस बॉडी पे? आई कैन से एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी ना। Hence, I can say here A will be replaced by G. तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल टर्म्स में इसको न्यूटन के इक्वेशन से रिलेट करते हैं। अब न्यूटन के इक्वेशन कुछ याद है? वो मोशन के इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन के लिए भी कंडीशन था, that body must be traveling in a straight line and acceleration must be constant। मतलब जो A है इसमें हर जगह पे,
वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब v क्या है, मतलब u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हेंस आई हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो फ्री फॉल में मैंने आपको क्या बोला कि क्या याद रखने का, सिर्फ दो चीज, दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मस्ट बी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ना, एंड एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अब यहाँ पे कितना लग रहा है, 9.8, दैट इज ग्रेविटी। हेंस इक्वेशन क्या हो गए, सो I can say equation of motion in my free fall will be v is equal to gt, s is equal to half gt square, and last वाला v square is equal to 2gs। इजी। जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने u को 0 लिया और a को g से रिप्लेस कर दिया। Hence I have an equation of motion in terms of gravity which is applied in the gravity। easy। So एग्जाम में हमें क्या बोलेंगे, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी इन फ्री फॉल, या फिर ऐसा लिखा रहेगा, राइट डाउन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ बॉडी इन अ फ्री फॉल। तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड वाला ना, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इजी। कंफ्यूज नहीं होना, फ्री फॉल आया बस एक ही दिमाग में आनी चाहिए बात, कौन सी, u मस्ट बी 0 एंड a शुड बी g। फाइन, ओके। एक और चीज, अगर मैंने बोला ये बॉडी को जैसे मैं लीव करूंगा तो वो नीचे जाएगा, हैंस इट्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। अरे चेंज तो होगी बट इंक्रीज होगी ना, नीचे आएगा तो। हैंस जब वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो हम बोलते हैं दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट को ऐसे वर्टिकली ऊपर फेंका तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे एक पॉइंट पे आके कम हो जाएगी और फिर नीचे आने लगेगा। हैंस जब ये बॉडी ऊपर जाता है तब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। इट मीन्स वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब अगर वेलोसिटी में नेगेटिव चेंज आ रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और उसी को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो सिंपल टर्म में इतना याद रखो, अगर ये बॉडी को मैंने ऐसे ड्रॉप किया तो ये नीचे जाएगा। एनीथिंग विच इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन हैव अ ग्रेविटी ऑफ प्लस जी। प्लस जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर नीचे है, टूवर्ड्स द अर्थ है, आई कैन से टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर नीचे डायरेक्शन में जा रहा है बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, हेंस आई कंसिडर्ड द ग्रेविटी एज प्लस जी। और अगर बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो आई कंसिडर्ड दैट पॉइंट एज माइनस जी, मतलब ऊपर जा रहा है ना, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। क्योंकि अगर बॉडी ऊपर भी जा रहा तो इसको नीचे कौन बुला रहा है, अर्थ। क्या करेगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। नीचे कौन बुला रहा है, अर्थ। क्या करेगा, एक्सेलरेशन लगाएगा। कौन सा लगाएगा, ग्रेविटी लगाएगा। हेंस इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इजी है। फ्री फॉल, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इजी है। हेंस सिर्फ फ्री फॉल में इतना रखना, फ्री फॉल वेर u is 0 meter per second and a is equal to g। ओके। और लास्ट पॉइंट, अगर बॉडी नीचे आ रहा है, इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेंस g विल बी प्लस, और अगर ये ऊपर जा रहा तो g विल बी माइनस, शॉर्ट में। ओके। सो न्यूटन ने क्या बोला कि हर बॉडी नीचे आ रहा है विथ सम एक्सेलरेशन। तो पहले लोगों ने बहुत बोला कि यार एक फेदर है और एक बॉल है, तो बॉल जल्दी नीचे आएगा एज कंपेयर टू फेदर। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा, जिस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हम एक वैक्यूम चैम्बर लेंगे। वैक्यूम चैम्बर मतलब जिसमें एयर भी नहीं होगी। अब इनिशियली अगर एयर होगी तो क्या होगा, जब मैं फेदर और बॉल को ड्रॉप करूंगा तो फेदर ऐसे आएगा और ये फटाफट क्रॉस करके नीचे आ जाएगा। हेंस विल से
heavy object will fall faster as compared to lighter object. बट फेदर के साथ क्या हुआ, आई कैन से वो शायद एयर की वजह से रुक गया था. हेंस एट द टाइम ऑफ न्यूटन, व्हाट न्यूटन हैज सेड कि तुम वैक्यूम ले लो, कि अगर यही एक्सपेरिमेंट हम वैक्यूम में करेंगे तो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा. सो क्या होगा, जब मैं फेदर पे लगाऊंगा, जब मैं बॉल और फेदर कंसिडर करूंगा और जब मैं इन दोनों को ऐसे ड्रॉप करूंगा, so both the object will fall down. अब मास कितना भी हो, न्यूटन मास कितना भी हो, हम ग्रेविटी कितनी लगाते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस पे भी इतना, इस पे भी इतना, मास कितना भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी सेम रहेगी. सो अगर मैंने इस हैंड में पिन लिया या इस हैंड में एलिफेंट लिया, acceleration will be same. It means if I am in vacuum, both will fall with same acceleration and both will reach at the ground at same point. It means अगर मैं सारे ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर पुल कर दूं तो सारे ऑब्जेक्ट एक साथ में नीचे आएंगे. बट हाइट मस्ट बी कांस्टेंट, सबका हाइट इक्वल होना चाहिए और एयर नहीं होना चाहिए. तो फेदर के टाइम पे क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ फेदर आई कैन से यहाँ पे एयर है, जैसे वाटर में वाटर की लेयर होती है, एयर में एयर की लेयर होती है. इस एयर की लेयर को ब्रेक करने के लिए इसे कुछ वर्क करना पड़ेगा. हेंस अगर एयर भी ऊपर फोर्स लगा रहा है एंड दैट फोर्स इज नोन एज बियॉन्ड फोर्स. हमें याद है कि हम अगर बॉक्स को, एक बॉटल को पानी के अंदर रखते हैं तो पानी के अंदर से एक ऊपर पुल करता है, सो दैट द शिप, the ball, the bottle can be balanced over the sea, है ना. that force is by the water, which force beyond force by the water. but यहाँ पे फेदर के टाइम पे क्या लगेगा, beyond force by the air. so let's see a video to understand in depth कि ये बॉल और फेदर के टाइम पे हुआ क्या. ओके, सो ये है एयर चैम्बर, पूरा पैक्ड होता है, बट अभी स्टार्टिंग में हम ओपन रख के देखेंगे. सो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंड से है ना एक बॉल और एक फेदर यूज़ करेंगे. सो सी दिस, आई हैव बॉल एंड फेदर, आई एम जस्ट पुलिंग इट अपवर्ड्स टू अ सर्टन हाइट. मतलब पहले हम इसको नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ड्रॉप करेंगे एंड देन विल ट्राई टू फॉल दिस इन वैक्यूम. सो ये देखो टॉप पे पहुंच गया है. नाउ विल रिलीज इट. सो ध्यान से देखना. अब देखो बॉल जल्दी आ गया बिकॉज इट हैज़ हैवी मासेस एंड फेदर को बियॉन्ड फोर्स लग रहा था एंड बिकॉज ऑफ विच ये बॉल जल्दी पहुंच गया एंड द फेदर इज फॉलिंग लेट. अब हम क्या करते हैं, हम इसको चैम्बर को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं एंड विल रिमूव ऑल द ऑक्सीजन, ऑल द एटमॉस्फेयर एयर प्रेजेंट इन द चैम्बर. बिकॉज व्हाट न्यूटन हैज सेड कि अगर आप वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करोगे तभी ये पॉसिबल है दैट बॉल एंड फेदर विल फॉल डाउन. तो देखो ये सब हमने गैस चैम्बर सब बाहर निकाल रहे हैं एंड हम ये एक्सपेरिमेंट एक चैम्बर में करते हैं. सो उसको वैक्यूम चैम्बर बोलेंगे. सो नाउ विल रिलीज द बॉल विद अ मैकेनिज्म. ठीक है, मतलब एक बटन दबाएंगे तो वहाँ से वो ऑब्जेक्ट और एक फेदर रिलीज हो जाएगा. सो ये देखो ये रिलीज हो गया एंड ही विल रिलीज द स्विचिंग ऑन. ओके, अब देखो वो एयर रेजिस्टेंस नहीं है. सो द बॉल एंड द फेदर, आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट द बॉल एंड द फेदर आर मूविंग इन डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड. It is beautiful, na? Yes. Okay. So they are reaching the ground at the same time because gravity act on them. ग्रेविटी लगती है किस पे भी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन सेम रहेगा. बट एयर में क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस मिलता है एयर का. बट अगर एयर नहीं होगी, हेंस वी हैव अ फेदर एंड अ बॉल. शायद थे लास्ट असाइनमेंट नंबर 09 से.
एक था वो डिस्टिंग्विश, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिस्टिंग्विश देखा था। उसमें एक कन्वर्जन इशू आया था। किसका इशू आया था? हमने देखा था उधर न्यूटन मीटर, वैल्यू तो सेम है ना, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बट वो कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट है। हमें किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। तो एक कन्वर्जन में इशू आया था। मैं फर्स्ट वाला करूंगा, ग्रेविटी वाला आप खुद से कर पाओगे और वो आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट डाउट आया था मुझे वेट में, और वो एमसीक्यू वाले पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डाउट। फर्स्ट डाउट में कैसा? हमें कन्वर्जन है, सो आई कैन से इट इज अ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ना। सी हमें कोई एग्जाम में कन्वर्जन करके देना नहीं होगा, बट हम बस एक बार अंडरस्टैंड कर लेते होता कैसे। सो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब हम क्या बोलते हैं, ये क्या है? आई कैन से दिस इज माई SI यूनिट्स, बट मुझे क्या चाहिए? CGS यूनिट ना, बिकॉज हमने दोनों में बोला था ना, एक SI यूनिट में ये वैल्यू है, CGS में कुछ वैल्यू अलग आ रही थी। सो लेट्स फाइंड आउट कि वैल्यू कितनी आती है और कैसे आती है। तो हमें सिर्फ क्या ऑब्जर्व करना है? इसको, ये वाले टर्म को। ये वाला तो कांस्टेंट है ना वैल्यू, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है। अगर इसमें कुछ तो वैल्यू आ जाए, हम इधर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेट्स सी। तो अगर मैंने इसका CGS यूनिट बोला, सो CGS यूनिट कैसे करेंगे? अब CGS यूनिट कन्वर्ट करने के लिए मुझे पहले तो CGS का मतलब पता होना चाहिए। CGS होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो सर ऐसा है, ऐसा इज MKS सिस्टम। 1971, बिफोर 1971 हमारे पास बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स थे अंडरस्टैंड करने के। जैसे हम बीघा बोलते हैं, फीट बोलते हैं। फिर हमने क्या कर दिया, 1971 के बाद हमें बोला कि जो सारे कंट्री सारे कंट्री ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सबके लिए स्टैंडर्ड है, और उसको हमने ऐसा सिस्टम बोल दिया। और उसमें ज्यादा रिलेटेड MKS को करते हैं, हेंस ऐसा यूनिट को हम MKS भी बोलते हैं। अब MKS में बोल दिया मैंने, बट वो लोग ने बोला नहीं, मुझे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में निकाल के दो। तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ओके ओके, you can at any point if you are finding something interesting and which is beyond your knowledge, just pause the video and you can write it down, ठीक है? ओके फाइन। अब CGS यूनिट मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो फर्स्ट मुझे इस न्यूटन को CGS यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हेंस न्यूटन को हम CGS में, मतलब फोर्स को हम SI में न्यूटन लिखते हैं, वैसे ही CGS में हम लिखेंगे डाइन। डाइन है ये, डाइन, डायन नहीं बोलना कि सर 1 न्यूटन मतलब 1 लाख डायन, ऐसा नहीं बोलना, वरना तुम्हारे साइंस की टीचर को तुम बोलते रहोगे, मेरे को बोलते रहोगे, ठीक है? सो ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। अब सेकंड क्या है, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे? तो मैंने लिखा 1 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इट विल बी 100 सेंटीमीटर, है ना? अब अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको भी स्क्वायर करूंगा, इसको भी स्क्वायर करूंगा, ठीक है? मैं अब यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको। अब केजी क्या होता है? 1 kg इक्वल टू कितना? CGS में G मतलब ग्राम ना, तो G कितना हो जाएगा? 10⁻³ ग्राम्स। ये मुझे 3 चीज आ गई। ये मुझे कन्वर्जन यूनिट पता होना चाहिए, कन्वर्जन का सिर्फ वैल्यू पता होना चाहिए, कन्वर्जन में कितना आता है। सर ये कहाँ पढ़ा है? ये 9th में पढ़ा था। हाँ वो स्टोरी तो याद ही होगी, स्कूल टीचर, वो साइंस टीचर को आपने बोला था सर क्या न्यूटन लग रहे हो, न्यूटन लग रहे हो, 1 लाख डायन के बराबर है, ठीक है? सो ये मैं बोलूं, ये तो सेम ही रहेगा, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब यहां पे मैं कन्वर्ट करूंगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्ट करना। आई कैन से न्यूटन को मैं बोलूं ये 1 इंटू 1/1 है ना? 1 इंटू 1 कुछ भी लिखो, 1 डिवाइड बाय 1 लिखो, आंसर विल बी 1 ना।
तो मैंने बोला 1 न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, 10⁵ डाइन, और मीटर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मीटर है क्या सेफ, यहाँ पे मीटर, और मीटर को क्या लिख सकते हैं, आई कैन से 10⁵ सेंटीमीटर, बट हमारे पास सेंटीमीटर है क्या, यहाँ पे सिर्फ मीटर है क्या, नहीं, मीटर स्क्वायर है, हेंस आई हैव टू स्क्वायर दिस टर्म. नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर, इट इज केजी स्क्वायर. तो 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, बट उसका स्क्वायर चाहिए. इजी इजी. सो आई कैन से डाइन को मैंने बाहर निकाल दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को भी बाहर निकाल दिया, और ग्राम को भी बाहर निकाल दिया. तो बचा क्या, आई कैन से G विल बी इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11. इधर आ जाएगा 10⁵5. सबका पावर लिख रहा हूं मैं, देखो 1 करके मैं डाइन बाहर निकाल दिया. सो हियर आउटसाइड द ब्रैकेट आई हैव डाइन, इसका आ जाएगा 10⁵2 का स्क्वायर ना, तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, तो यहां पे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1000, दैट इज 1000 का स्क्वायर. इधर क्या आ जाएगा, ग्राम का स्क्वायर. इजी, सिंपल ना, सिर्फ इस टर्म को मैंने अलग अलग कर दिया है ना, ये यूनिट है ना, यूनिट की वैल्यू को बाहर निकाल दिया. अब कैसे भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 लिख के आप ऐसा 1 डाइन को बाहर ले लो, चलेगा. अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू मिल गया मेरे को. अभी आप वो डिस्टिंग्विश में देख सकते हो, ये डाइन सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर, ऊपर लिखे तो -2 हो गया. एंड इट विल बी 6.673 इंटू 10⁻⁻11. इधर क्या आ जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट, अब हमारे लॉज ऑफ इंडाइसिस लगेंगे. अब मैं बोलूं इधर क्या आ जाएगा, A⁻m, ब्रैकेट के बाहर n, तो इट विल बी A⁻m इंटू n, हेंस इट विल बी 10⁵5, तो सेम ही रहेगा ना. इधर क्या आ जाएगा 10⁵4, और ये क्या हो जाएगा, सिमिलर वे में ये क्या हो जाएगा, आई कैन से 10⁵6, और ये जब ऊपर जाएगा तो इट विल बी 10⁻⁻6. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस अच्छे से आते हैं. वापस ये क्या है, 10⁵³ m इंटू n, कितना हो गया, 6 हो गया. अब ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6, तो मैंने -6. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, A⁻m इंटू A⁻n क्या होता है, ऐड. तो 5 + 4 कितना हो गया, 9, और ये हो जाएगा, जब 9 आ गया तो ये ऐड करेंगे इसको भी, बट यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन, हेंस 9 - 6 विल बी 3. सो अगर मैंने इधर लिखा, छोटो तो इसका आंसर आया 10⁵3. तो अगर मैं ये वाला वैल्यू इधर लिखता वापस G का, दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 3. अब A⁻m इंटू A⁻n, इट विल बी A⁻m + n, माइनस प्लस माइनस, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, अरे हमने पहले पढ़ा है ना मैथ्स में अच्छे से. ये 11 है, -11 + 3, -11 था, उसमें +3 ऐड किया, सो इट वैल्यू विल बी इंक्रीज, दैट इज 10⁻⁻8, है ना. -11 + 3 गिव मी -8. हेंस अगर मैं इधर ऐसे लिख दूं, और यूनिट क्या आ जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा g⁻⁻², है ना. ये ऊपर गया तो -2 हो गया. तो आंसर क्या लिखे, G का हो गया, देखो 6.673 इंटू 10⁻⁻8, यूनिट लिखने का डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया g⁻⁻². ये माइनस नहीं है, ये सिर्फ ऐसी स्पेस है इन बिटवीन, ठीक है, ये माइनस नहीं है. ना बोलोगे सर माइनस है, अरे माइनस नहीं, सिर्फ इसमें स्पेस है ना, वरना पूरा सेंटेंस ऐसा पूरा एक बड़ा वर्ड दिख रहा है मेरे को. ओके, इन सिमिलर वे हमें नेक्स्ट वाला पार्ट दिया है, दैट इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है. तो आप उसमें 9.8 मीटर/सेकंड है, उसको कन्वर्ट कैसे करोगे CGS में. आई कैन से CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड. अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेंस मीटर/सेकंड है, मतलब नीचे क्या है, सेकंड है. बट आपने एक चीज देखी, MKS में भी टाइम को सेकंड में लेते हैं और CGS में भी सेकंड ही लेते हैं, हेंस नीचे कन्वर्जन नहीं आएगा.
सिर्फ किधर कन्वर्जन आएगा, ऊपर। ओके ओके, सिंपल है, इजी है एकदम, आप सॉल्व करोगे। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, दैट इज and I am waiting for your answer. Okay, easy. So let's move to the next doubt, that is from our match the following. That is from our match the following. वेट का आंसर हम पहले ना देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डिपेंड ऑन हाइट। अब उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा है वेट, दैट कैन बी 0 एट द सेंटर, या फिर सर डिपेंड ऑन हाइट, सर हम कौन सा लिखे? तो अब देखो, फॉर एग्जांपल ये मेरा अर्थ है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इट विल ट्राई टू मूव टू द सेंटर। तो हमने क्या बोला, इस ऑब्जेक्ट पे यहां पे फोर्स कितना लगा, ये मूव करते करते सेंटर में पहुंचा, तब इसका वेट कितना वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, इस ऑब्जेक्ट पे अभी कितना वेट लग रहा है, दैट इज m इंटू जी। हेंस इट विल डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैंने इसी चीज को एज से वर्टिकली देखा तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट्स आंसर विल बी इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो हाइट पे डिपेंड करेगा। हाँ, हाइट पे डिपेंड करेगा, बट एक और चीज, दैट इज इट इज 0 एट द सेंटर। मतलब हम ग्रेविटी को सेंटर में 0 कंसिडर करेंगे। तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि वेट सेंटर में 0 है, जैसे ग्रेविटी 0 है, बट हम मोस्ट प्रोबेबल आंसर देख रहे हैं। फॉर दैट आई कैन से वेट इज डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा हाइट अगर अर्थ सरफेस पे है तो मैक्सिमम ग्रेविटी लगेगा, जैसे ऊपर जाएगा तो रिड्यूस, जैसे डेप्थ में आएगा तो रिड्यूस। इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट। ये पार्टिकल ऐसे से ऊपर जा रहा है या फिर ऐसे से ऊपर जा रहा है तो इसकी ग्रेविटी भी रिड्यूस होते जाएगी, बट इट नेवर बी 0 एज हाइट इंक्रीजेस। ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0 एट द सेंटर। ये तो हमने पहले ही बोला था। सो सिंपल टर्म में, एक फाइनल टर्म्स में याद रखो कि वेट इज द फोर्स टूवर्ड द सेंटर। मतलब इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगा, अब इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है टूवर्ड द सेंटर, दैट इज माय वेट। बट ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी मुझे उस फोर्स के लिए जो जी बता रहा है, बट ग्रेविटी क्या है, उस फोर्स के लिए जो जी लगेगा ना उसका वैल्यू है। तो अगर मैंने जी का वैल्यू सेंटर में देखा तो वो 0 होना चाहिए। इजी, कुछ समझ में आया? इजी, आई थिंक आई एम क्लियर विद द डाउट। सो फिर भी डाउट रहेगा, सो आई हैव क्लियर योर 2 डाउट्स from the last assignment 09. So just now you go for the assignment number 10 and keep practicing, keep solving. I am very happy that you are coming up with the new doubts. Okay, so all the best, keep practicing and give your best. Chalo, bye.